ईमानदारी का चोंगा पहन के देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। Why you have become so ugly, so cruel, so anti-woman, ममता जी? इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने एक बहुत ही वरिष्ठ नेत्री उस समाज की आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को पहली बार भारत का राष्ट्रपति बनाया। सीए के आने से न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। नमस्कार, सियासत के सूरमा देख रहे आप और मैं हूं आपके साथ रंजना ड्रावर। बीजेपी के सबसे मुखर नेताओं में से एक और डिबेट शो का जाना पहचाना चेहरा रविशंकर प्रसाद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 4 साल तक विभिन्न विभागों के प्रभारी रहने के अनुभव से भरे रविशंकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। रविशंकर प्रसाद ने मंत्री रहते हुए वर्क और तर्क से जो काम किया उसका कोई तोड़ नहीं था। मोदी सरकार में उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। रविशंकर प्रसाद ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय में एक तेज तर्रार छात्र के नेता के रूप में की थी। उनका वो जलवा आज भी बरकरार है और यही वजह है कि बीजेपी ने दोबारा बिहार की पटना साहिब सीट से उनको मैदान में उतारा है। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं तथ्यों के साथ तर्क, भाषा पर मजबूत पकड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद देश में जाना पहचाना नाम है। अदालत हो या फिर सभा सेमिनार, तथ्यों के साथ मजबूती से तर्क रखने वाले रविशंकर की जितनी अच्छी पकड़ हिंदी पर है उतनी ही अच्छी अंग्रेजी में भी। मौका कोई भी हो, सामने वाले को अपने तर्कों से निरुत्तर करने वाले प्रसाद का लोहा हर कोई मानता है। इस बार उनके सामने पटना साहिब क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का दारोमदार है। अब तक 4 बार राज्यसभा सांसद रहे रविशंकर ने 2019 में पहली बार पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बीजेपी के लिए पटना साहिब सीट सबसे सुरक्षित मानी जाती है, इसलिए रविशंकर की जीत को लेकर पार्टी के नेता आश्वस्त हैं। रविशंकर प्रसाद ने 70 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर छात्र नेता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में उन्होंने बिहार में छात्र आंदोलन की अगुवाई की। वो जेल भी गए। कई सालों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े रहे और संगठन में विभिन्न पदों पर आसीन रहे। रविशंकर प्रसाद ने वकालत की डिग्री लेने के बाद पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की। बिहार के चर्चित चारा घोटाले में मजबूती से पक्ष रखने के कारण देश भर में उनकी पहचान बनी। 1999 में पटना हाईकोर्ट से उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नॉमिनेट किया। रविशंकर प्रसाद का साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में नामांकन हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिहार विधानसभा भंग मामले जैसे प्रमुख मुकदमों में उन्होंने वकालत की। अयोध्या मामले के 3 अधिवक्ताओं में से एक रविशंकर प्रसाद भी थे। रविशंकर प्रसाद 1991 से 1995 तक बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। 1995 के बाद से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अप्रैल 2000 में पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। मार्च 2006 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। वो अटल सरकार में कोयला और खान राज्य मंत्री,
विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। मोदी सरकार में रविशंकर प्रसाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और विधि मंत्री के पद पर रहे। रविशंकर प्रसाद क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। मंत्री रहने के दौरान वो पटना में अपने विकास कार्यों के बल पर चुनावी वैतरणी पार करने में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों के साथ पार्टी के सभी विधायकों का सहयोग ले रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खुला है। हर दिन वो खुद इन कार्यालय से होने वाली गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। 4 जून को जब पिटारा खुलेगा तो रविशंकर प्रसाद का मैनेजमेंट और जनता का जुड़ाव कैसा है, इसका राज खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, बीजेपी ने दोबारा बिहार के पटना साहिब से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है और अब रविशंकर प्रसाद के कुछ स्टेटमेंट्स भी सुन लेते हैं। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे, ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब माओवादी विचार, विभाजनकारी विचार, अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। लेकिन सर, मुझे एक बात आश्चर्य लगती है, ये लोग बार बार ईडी, सीबीआई को किए रहते हैं। सर, मुझे ये बताइए, जो बंगाल में किसी के घर से 60 करोड़, किसी के घर से 70 करोड़ निकलता है, उनको बेल मिलता है क्या? वही भी जेल में है ना। अपने बंगाल के मित्रों से पूछता हूँ, नहीं कितना आशेन, तो बोलते हैं जेल में ही है। छत्तीसगढ़ वाले भी जेल में हैं सर। झारखंड वाले जेल में चले गए। वो हमारे एक सांसद मित्र हैं सर, बहुत कड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी 6 महीने से जेल में हैं। तो जेल में क्यों है? कोर्ट देख रहा है ना, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप फंसेंगे। कृपया करके ईडी को आप इस तरह से शाप देना बंद करिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगर देश की सुरक्षा पर इन लोगों की यही स्थिति है तो क्या बोले हम? मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? याद करिए, क्या कहा था राहुल गांधी ने? उरी के बाद सबूत दीजिए, बालाकोट के पास सबूत दीजिए। क्या कहा था राहुल गांधी ने? कि शहादत पर ये लोग राजनीति करते हैं।